हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 21 अगस्त 2026 आए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में कि डिटेल से एनालिसिस उसके साथ कि उस न्यूज़ के साथ उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। कि पीटी मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिया गया है कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। हाल ही में चर्चा में रहे अमेरिकी राजदूत के जम्मू कश्मीर दौरे और बयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, अमेरिकी राजदूत ने आधिकारिक रूप से कश्मीर को भारत का अभिन्न अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। दूसरा है, अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के लिए कि अपनी ट्रेवल या एडवाइजरी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। दूसरा गलत है, पहला सही है। अमेरिकी राजदूत ने बयान दिया है और ट्रेवल्स एडवाइजरी को हटाने पर विचार करने की बात कही है। इसे अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे अमेरिकी राजदूत ने आधिकारिक रूप से कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग या महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया, लेकिन अमेरिकी राजदूत ने बयान दिया है कि जिसे ट्रेवल्स से एडवाइजरी को हटाने पर विचार करने की बात कही है और यह पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है। दूसरा गलत है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध GS/2 कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका की बदलती शब्दावली और हालिया रुख भारत अमेरिका के बीच मजबूती होते या रणनीतिक संबंधों का परिचायक है। इस कथन के आलोक में भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 रन किया कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के श्रीनगर दौरे और कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताने वाले बयान से शुरुआत करें और बॉडी में लिखेंगे अमेरिका के इस बदलते रूप के कारणों को स्पष्ट करें, और जैसे चीन को संतुलित करना और भारत का बढ़ता आर्थिक कद या आतंकवाद पर सख्त रुख और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीयकरण के एजेंडे पर पड़े प्रभाव की चर्चा करें, और जम्मू कश्मीर में स्थिरता, विकास और वैश्विक पर्यटन के अवसरों को रेखांकित करें, और भारत के लिए चुनौतियां जैसे अमेरिकी कांग्रेस में या लॉबिंग और पाकिस्तान का आक्रामक रुख बताएं। तो निष्कर्ष निकालें कि भारत को रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए वैश्विक मंचों पर अपनी इस कूटनीति जीत का लाभ उठाना चाहिए। इसमें ये बोला गया कि जैसे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर दौरे और कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने का बयान शुरुआत करें, और अमेरिका की इस बात से रुख कारणों का स्पष्ट, जैसे चीन को संतुलित करना, भारत का बढ़ता आर्थिक कद, आतंकवाद पर सख्त और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीयकरण के एजेंडों पर पड़े प्रभाव की चर्चा करें, और जम्मू कश्मीर में स्थिरता या विकास और वैश्विक पर्यटन के अवसरों को रेखांकित करें, और भारत के लिए चुनौतियां जैसे अमेरिकी कांग्रेस में लॉबिंग या पाकिस्तान का आक्रामक रुख बताना, और निष्कर्ष निकालें कि भारत को रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हुए वैश्विक मंचों पर अपनी इस कूटनीति जीत का लाभ उठाना चाहिए। अगला है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए UGC नियम या केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए जनवरी में अधिसूचित तथा बाद में स्थगित विश्वविद्यालय अनुदान UGC के नियमों पर पुनः विचार कर रही है, और UPSC लिंक GS/2 समानता का अधिकार आर्टिकल 14 या 15, शैक्षणिक सुधार या कमजोर वर्गों के लिए या सामाजिक न्याय और अर्ध न्यायिक नियामक निकायों या स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका, नागरिक विरोध और कॉकरोच मूवमेंट या जंतर मंतर प्रोटेस्ट, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और विश्लेषकों द्वारा जंतर मंतर पर हाल ही में युवा छात्र आंदोलनों जिसे कॉकरोच मूवमेंट का नाम दिया गया है का राजनीतिक विश्लेषण किया गया है। इसमें बिना किसी एक पारंपरिक नैतिक नेताओं जैसे गांधी या अन्ना हजारे के डिजिटल संचार के माध्यम से जन आंदोलन के उभरने की चर्चा की गई है, और UPSC GS/2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार आर्टिकल 19, और लोकतंत्र में नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी या दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप की बदलती भूमिका। इसमें यह बोला गया कि जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव होते हैं दोस्तों के लिए UGC का नियम इसमें कुछ दिया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए जनवरी से अधिसूचित तथा बाद में स्थगित विश्वविद्यालय अनुदान UGC के नियमों पर पूर्ण विचार कर रही है, और UPSC लिंक है GS/2 समानता का अधिकार आर्टिकल 14 या 15 या शैक्षणिक सुधार या कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक न्याय और अर्ध न्यायिक नियामक निकायों या स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका, या नागरिक विरोध या कॉकरोच मूवमेंट या जंतर मंतर प्रोटेस्ट खबर, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और विश्लेषकों द्वारा जंतर मंतर पर हाल ही में हुए युवा छात्र आंदोलन जिसे कॉकरोच मूवमेंट का नाम दिया गया है का राजनीतिक विश्लेषण किया गया है, और इसमें बिना किसी एक पारंपरिक नैतिक नेता जैसे गांधी या अन्ना हजारे के डिजिटल संचार के माध्यम से जब आंदोलन के उभरने की चर्चा की गई है। तो GS/2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आर्टिकल 19, और लोकतंत्र में नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी या दबाव ग्रुप, प्रेशर ग्रुप की बदलती भूमिका। आइए अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारत के संविधान प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रीय गीत और वंदे मातरम का आदर करना भी एक मौलिक कर्तव्य के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 2050 को घोषणा की थी कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के समान दर्जा और सम्मान प्राप्त होगा। इसमें दूसरा सही है,
पहला गलत है। इसमें क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 51A में केवल संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों, संस्थानों और ध्वजों और राष्ट्रीय गान का आदर करने की बात कही गई है, और इसमें राष्ट्रीय गीत या वंदे मातरम शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, और अंत वंदे मातरम की स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अंत या 24 जनवरी 2050 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐतिहासिक बयान देकर वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समक्ष दर्जा दिया था। दूसरा सही है और पहला गलत है। इसमें वंदे मातरम की कोई चर्चा नहीं की गई थी। अगला है मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस है। समकालीन भारत में जन आंदोलन बिना किसी केंद्रीय नैतिक या अपराधिकारी के डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से विकेंद्रीकृत और रूप से उभर रहे हैं, और हाल ही में नागरिक विरोधी प्रदर्शनों के संदर्भ में लोकतंत्र में नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की बदलती प्रकृति और कानून व्यवस्था पर इसके प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जीएस पेपर 2 250-15 अंक है। इसका मॉडल आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जंतर मंतर पर हुए छात्र युवा आंदोलन और बदलते वैश्विक परिदृश्य का संदर्भ देते हुए उत्तर की शुरुआत करें, जहां पारंपरिक नेतृत्व जैसे गांधी और जयप्रकाश नारायण के बजाय डिजिटल संचार मुख्य उत्प्रेरक बन गया है। बॉडी में कि बदलती प्रकृति या चेंजिंग नेचर, सोशल मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी ने आंदोलनों को तोड़ी बिना किसी स्पष्ट या पदानुक्रम या लीडरनेस या बहुआयामी बना दिया है। सकारात्मक पक्ष यह लोकतंत्र को अधिक सहभागी बनाता है और युवाओं और उपेक्षित वर्गों को यह त्वरित मंच देता है तथा सरकार की जवाबदेही तय करता है। चुनौतियां किसी एक या प्रामाणिक नेता के अभाव में वार्ता या निगोटिएशन कठिन हो जाता है। अभाव के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है और आंदोलन को अराजक तत्वों द्वारा आसानी से प्रभावित या हाईजैक किया जा सकता है। निष्कर्ष, राज्य को इन आधुनिक डिजिटल आंदोलन को दबाने के बजाय संवेदनशीलता से निपटने और उनके बीच लोकतांत्रिक या सरोकारों को नीति निर्माण में शामिल करने का आवश्यकता है। अगला है दक्षिण राज्यों की अर्थव्यवस्था 2047 तक की $10 ट्रिलियन होने का अनुमान। चर्चा में क्यों कि महाबलीपुरम में आयोजित 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद साउथ जोन काउंसिल की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि बेहतर आपसी सहयोग से दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। मुख्य बिंदु राज्यों के बीच बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन या कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया है। सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से लॉजिस्टिक लागत को कम करने और आर्थिक एकीकरण पर जोर दिया गया है। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों विचार कीजिए। यह पूर्णतः संवैधानिक निकाय जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 में है और केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रों परिषदों को पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। इसमें क्या बोला गया है कि दूसरा आंसर भी हो जाएगा कि क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय या स्टेचुटरी बॉडी को जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित की गई, न कि संवैधानिक। इसमें पहला गोया कि यह संवैधानिक निकाय है, यह क्षेत्रीय परिषद उनका उल्लेख, यह पहला गलत है, भारतीय संविधान के भाग 14 में पहला। दूसरा सही है, केंद्रीय गृह मंत्री सभी क्षेत्रों परिषद पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। मुख्य परीक्षा के मेंस की भारत को $30 ट्रिलियन की विकसित अर्थव्यवस्था या विकसित भारत 2047 बनाने में क्षेत्रीय आर्थिक ब्लॉक सहकारी संघवाद की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द संख्या। अगला है कि विकसित भारत 2047 के तहत वर्ष 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय आर्थिक ब्लॉक जैसे तटीय आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक गलियारों का विकास और सहकारी संघवाद को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना अनिवार्य है। सहकारी संघवाद और क्षेत्रीय ब्लॉक की भूमिका कि संसाधनों का इष्टतम उपयोग। क्षेत्रीय आर्थिक ब्लॉक विशिष्ट राज्यों की स्थानीय क्षमताओं जैसे गुजरात में फार्मो या बेंगलुरु में टेक का दोहन कर देश की जीडीपी में योगदान बढ़ाते हैं। और प्रतिस्पर्धा संघवाद या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नीति आयोग के सूचकांकों के माध्यम से राज्यों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, जिससे निवेश आकर्षित होता है। नीतिगत समन्वय, जीएसटी परिषद और गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान जैसी व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच ढांचागत और वित्तीय बाधाओं को दूर करती है। और समालोचनात्मक चुनौतियां जैसे क्षेत्रीय असमानता, आर्थिक ब्लॉक अक्सर चुनिंदा विकसित राज्यों जैसे पश्चिमी और दक्षिणी भारत में केंद्रीय हो जाते हैं, और जिससे बीमारू और उत्तर पूर्वी राज्य पिछड़ जाते हैं। और विश्वास की कमी और राजनीतिक टकराव, जो वित्तीय आवंटन जैसे कर हस्तांतरण और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच अक्सर गतिरोध देखा जाता है। संसाधनों के विवाद, राज्यों के बीच नदी जल विवाद जैसे कावेरी विवाद या भूमि अधिग्रहण की जटिलता क्षेत्रीय परियोजना की गति को धीमा करती है। आगे का $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को मार्ग राज्यों की सामूहिक शक्ति से होकर गुजरता है। इसके लिए नीति आयोग को और सशक्त बनाने और करों के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने तथा पिछले राज्यों में विशेष आर्थिक ब्लॉक स्पेशल इकोनॉमिक ब्लॉक विकसित करने का आवश्यकता, ताकि संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। आइए अगला पढ़ते हैं कि जुलाई 2026 में भारत का कुल निर्यात 13.31% बढ़ा है। कि चर्चा में क्यों? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय MOCI द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में भारत का कुल निर्यात वस्तु या सेवाएं मिलाकर $80.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.31% की वार्षिक वृद्धि YoY दर्शाता है। मुख्य बिंदु कि व्यापार घाटा, ट्रेड डिस्प्यूट, निर्यात बढ़ने के बावजूद जुलाई 2026 में कुल व्यापार घाटा बढ़कर यह $15.03 बिलियन हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में
$11.433 बिलियन था। और जो क्षेत्रवार यह वृद्धि लो एक्स 78.35% पेट्रोलियम उत्पादन 67.64% और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे 57.40 के निर्यात में सबसे तेज उछाल देखा गया। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि किसी देश के व्यापार घाटे ट्रेड डिफिसिट में वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है। दूसरा है कि आयात मूल्य में निर्यात मूल्य की तुलना में अधिक तीव्र वृद्धि होना। आयात मूल्य में निर्यात मूल्य की तुलना में अधिक तीव्र वृद्धि होना। कि महाराष्ट्र का यथीन मूल्य नवाचार और सीएम महाफंड चर्चा में क्यों। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सीएम महाफंड लॉन्च करने का घोषणा की है। मुख्य बिंदु इस योजना के तहत आगे 5 वर्षों में 25,000 उद्यमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ये 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक जिले में ये माइक्रो इंक्यूबेटर्स या इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे जो शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को मेंटरिंग और प्रयोगशालाएं और निवेशक नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत में टियर 2 या टियर 3 शहरों में जमीनी स्तर के नवाचार या ग्रास रूट या इनोवेशन को बढ़ावा देने में जिला स्तरीय स्टार्टअप इनोवेशन या सेंटर्स किस प्रकार या गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चर्चा कीजिए। 250 15 अंक है उत्तर। मॉडल आंसर हो जाएगा कि जिला स्तरीय स्टार्टअप इंक्यूबेशन या सेंटर या डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर भारत के छोटे शहरों या टियर 2 और टियर 3 में स्थानीय समस्याओं के समाधान और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित हो सकते हैं। भूमिका कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन अब तक इसका ध्यान मुख्य रूप से मेट्रो शहरों टियर 1 पर रहा है और टियर 2 टियर 3 शहरों में प्रतिभागी की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन और समावेशी आवश्यकताओं हैं। जिला स्तरीय या इंक्यूबेशन या सेंटर इस दूरी को पाट कर या जमीनी स्तर पर नवाचार ग्रास रूट इनोवेशन को मुख्यधारा में ला सकते हैं। अगला है कि गेम चेंजर के रूप में भूमिका। हाउ टू दे कैन बी गेम चेंजर कि स्थानीय समस्या का स्थानीय समाधान या लोकल सॉल्यूशन फॉर लोकल प्रॉब्लम कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी अनूठी चुनौतियां होती हैं, जैसे कृषि, जल प्रबंधन, हस्तशिल्प। जिला सेंटर या स्थानीय युवाओं को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल जुगाड़ या तकनीकी नवाचार विकसित करने के लिए प्रेरित करेंगे। अगला है कि बुनियादी ढांचा और समाधान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स नवोदित या उद्यमियों को कम लागत पर कार्यस्थल या को वर्किंग स्पेसिस या हाई स्पीड इंटरनेट और प्रयोगशालाएं या लैब उपलब्ध कराना और इसे प्रोटोटाइप बनाने की लागत में भारी कमी आएगी। और मेंटरशिप या मार्गदर्शन कि स्थानीय स्तर पर तो पेटेंट या फाइलिंग कानूनी नियमों या कंप्लायंस या बिजनेस मॉडलिंग के लिए विशेषज्ञों की कमी होती है और ये सेंटर टियर 1 शहरों के सफल या उद्यमियों और विशेषज्ञों से डिजिटल माध्यम द्वारा सीधे संवाद स्थापित करा सकते हैं। अगला है कि फंडिंग और बाजार तक पहुंच या फंडिंग एंड मार्केट एक्सेस स्थानीय स्तर पर कि एंजेल या इन्वेस्टर या सहकारी योजना जैसे स्टार्टअप इंडिया स्पीड फंड को जोड़ना और स्थानीय उत्पादों को ई-कॉमर्स या प्लेटफॉर्म बड़े बाजारों में जोड़ने में मदद करना और ब्रेन ड्रेन पर रोक या रिवर्सिंग या ब्रेन ड्रेन कि कुशल युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप शुरू करने के लिए बड़े शहरों में पलायन नहीं करना पड़ेगा और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय समानता कम होगी। और वेतमान चुनौती चैलेंजेज फंडिंग की निरंतरता और जिला स्तर पर फंड का समय भी न मिलना और जागरूकता का अभाव। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में स्टार्टअप संस्कृति के प्रति कम समझ और कुशल मानव संसाधन छोटे शहरों में उच्च स्तर के मेंटर्स को बनाए रखना मुश्किल होता है। और आगे की राह पीपी मॉडल या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी के तहत स्थानीय इंजीनियरिंग और प्रबंधन या कॉलेजों को इस सेंटर से जोड़ा जाए और एक जिला एक उत्पादन ODOP इन सेंटर को सरकार की ODOP योजना के साथ एकीकृत किया जा सकता है ताकि पारंपरिक उद्योगों में नवाचार लाया जा सके। कंक्लूजन है जिला स्तरीय इनोवेशन सेंटर केवल स्टार्टअप शुरू करने के नहीं बल्कि ये भारत के समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ के उत्प्रेरक या आत्मनिर्भर भारत या स्टार्टअप्स इंडिया के सपनों को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए इनका सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है। भारत का भैंस मांस निर्यात या बेफेलो मीट एक्सपोर्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्था चर्चा में क्यों। द इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय एडिटोरियल के अनुसार भारत में उच्च वसा या हाई फैट वाले दूध की मांग बढ़ने के साथ साथ भैंस मांस निर्यात में भी बड़ा उछाल आया। मुख्य बिंदु भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा या गोवंश मांस निर्यातक या बोविन मीट एक्सपोर्ट देश है। वर्ष 2026 के लिए भारत का अनुमानित निर्यात वॉल्यूम 17 लाख टन है और यह क्षेत्र डेयरी या फार्मिंग के साथ मिलकर किसानों को गैर कृषि या नॉन फार्म इनकम का एक मौजूद विकल्प प्रदान करता है जिससे ग्रामीण या ऋणग्रस्तता कम होती है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका भी हो जाएगा यह कृषि उत्पादकों के साथ साथ अनुसूचित मांस उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए यह उत्तरदायी है कि यह कृषि उत्पादों के साथ साथ अनुसूचित मांस उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। अगला है कि वित्तीय अनुसंधान पर या CAG की रिपोर्ट चर्चा में क्यों। नियंत्रण और महालेखा या परीक्षक या CAG हालिया ऑडिट रिपोर्ट में राज्यों विशेष रूप से तमिलनाडु के बजटीय आवंटन के कम खर्च या अंडर स्पेंड होने और जीएसटी अनुपालन में खामियों को उजागर किया गया है। मुख्य बिंदु के रेखांकित किया गया है कि नए टैक्स लगाने से पहले सरकार को अपने राजस्व रेवेन्यू लीक को रोकना चाहिए और कर अनुपालन में सुधार करना चाहिए। बजट घोषणा और वास्तविक व्यय के बीच का अंतर यह खराब व्यय योजना या पुअर या एक्सपेंडिचर प्लानिंग को दर्शाता है।
मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि राजकोषीय समेकन या फिस्कल या कंसोलिडेशन कि केवल नए कर लगाने से नहीं बल्कि मौजूदा कर प्रणाली में रिसाव को रोकने और कुशल व्यय प्रबंधन से प्राप्त किया जा सकता है। के सीएजी की हालिया चिंताओं के आलोक में इस कथन का परीक्षण कीजिए। 250 और 15 अंक है। इसका आंसर अगले देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे, पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। हाल ही में चर्चा में रहे कि ओपन नेचुरल इकोसिस्टम या ओएनई के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इसमें अर्ध सूक्ष्म झाड़ियां या सेमी एराइड या स्क्रूबिनल या समाधान घास के मैदान और पथरी या प्राप्त शामिल है। दूसरा है भारत की भूमि उपयोग या नीतियों में ऐतिहासिक रूप से इन क्षेत्रों को अक्सर बंजर भूमि या वेस्टलैंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह परिस्थिति तंत्र या स्थानीय चरावा या पेस्टोरलिस्ट या समुदाय की आजीविका और मृदा या कार्बन पृथक्करण या सॉइल कार्बन या सेक्वेस्ट्रेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर तीनों हो जाएगा, तीनों सही है। कि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कि पारंपरिक या वन केंद्रित वनीकरण या नीतियों के कारण इन परिस्थितियों तंत्रों को अनदेखा किया जा रहा है, जबकि ये जैव विविधता और स्थानीय आजीविका का मुख्य आधार है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि जैव विविधता एवं संरक्षण GS/3 की घास के मैदान और झाड़ीदार वन केवल बंजर भूमि नहीं बल्कि देश की महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संपत्ति और भारत में अपने ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ONES के पारिस्थितिकी और सामाजिक आर्थिक महत्व की चर्चा कीजिए। इसके संरक्षण में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। 250 और 15 अंक है। आगे पढ़ते हैं इसका मॉडल आंसर कि भारत में अक्सर घास के मैदानों या झाड़ीदार या वनों या सवाना जैसे ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ONES ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से बंजर भूमि या वेस्टलैंड या मान लिया जाता है। हाल ही यह पारिस्थितिक तंत्र भारत के कुल भूभाग का लगभग 10% हिस्सा और अत्यंत समृद्ध जैव विविधता का घर है। अगला है कि पारिस्थितिक महत्व या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और अद्वितीय जैव विविधता या गंभीर रूप से संकटग्रस्त और प्रजातियों जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB या लेसर या फ्लोरिकन या भेड़िया और यह ब्लैक बग का एकमात्र निवास स्थान है। जल या पुनः भरण या वाटर रिचार्ज ये तंत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को सोकर भू जल स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। और कार्बन सिंक घास के मैदान भूमि के नीचे जड़ों में भारी मात्रा में कार्बन का संचयन करते हैं जो वाणिज्य के दौरान भी सुरक्षित रहता है। मृदा संरक्षण वनस्पति की जड़ें मिट्टी ऊपरी परत को बांध कर रखती है और मरुस्थल या डिजर्टिफिकेशन को रोकती है। सामाजिक आर्थिक महत्व सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पशुपालन और आजीविका या देश की विशाल पशुपालन या आबादी लगभग 500 मिलियन के मुख्य चारागाह उपलब्ध कराता है जिससे चरवा या पेस्टोरलिस्ट समुदाय को आजीविका चलती है। और पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति या ओरन राजस्थान और बन्नी गुजरात जैसे पारंपरिक घास के मैदान या स्थानीय संस्कृति का सामुदायिक संरक्षण के उत्कृष्ट उत्पादन है। गैर लकड़ी वन उत्पाद या NTFP इन क्षेत्रों में औषधीय पौधे या गोंद या राल जैसे उत्पादक मिलते हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। संरक्षण में चुनौतियां चैलेंज इन कन्वर्सेशन बंजर भूमि का वर्गीकरण सरकारी वेस्टलैंड या एटलस में इन्हें अनुपयोगी मानकर या सौर पवन ऊर्जा परियोजना या उद्योगों का कृषि विस्तार के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। आक्रामक प्रजातियों का या आक्रामक या प्रोसोपिस या जूली फेरो विलायती बबुल जैसे विदेशी आक्रामक प्रजाति के कारण मूल घास के मैदान नष्ट हो रहे हैं। और वनीकरण की त्रुटिपूर्ण नीतियां या ONES वाले क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने के नाम पर या जबरन वृक्षारोपण या एफोरेस्टेशन किया जाता है जिससे वहां का मूल्य इकोसिस्टम बदल जाता है। अतिचरण ओवरग्रेजिंग क्षमता से अधिक पशुओं के चरण में से भूमि का चरण हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन अनियमित मानसून और बढ़ता तापमान इन संवेदनशील क्षेत्रों को तेजी से मरुस्थल में बदल रहा है। अगला है आगे की राह कि नीतिगत सुधार बंजर भूमि की परिभाषा को बदलकर ONES को या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। और सामुदायिक भागीदारी स्थानीय चाराओं के अधिकारों को मान्यता देकर उनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग संरक्षण में किया जाए। और सतत विकास नवीकरणीय ऊर्जा या परियोजना को प्राकृतिक घास के मैदानों के बजाय या वास्तविक रूप से निम्नीकृत या डिग्रेडेड या भूमियों पर या स्थापित किया जाए। निष्कर्ष ओपन नेचुरल इकोसिस्टम को केवल पेड़ों की कमी के चश्मे से देखना एक बड़ी पारिस्थितिक भूल है। भारत के जलवायु लक्ष्यों या NDC जैव विविधता संरक्षण के लिए इन अदृश्य वनों का संरक्षण अनिवार्य है। अगला है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक और ग्रीन गवर्नेंस चर्चा में क्यों। अगस्त 2026 में हुई ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने अपनी जलवायु उपलब्धियों को साझा किया जिसमें अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता में 37.38% की कमी और 44.81% की गैर जीवाश्म स्थापित क्षमता हासिल करना शामिल है। इसके साथ ही विकासशील देशों ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर या एडजस्टमेंट या मैकेनिज्म CBAM का कड़ा विरोध किया है। और पीटी प्रारंभिक परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है कि भारत के जलवायु लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका है
कि इसका तीनों सही हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2005 से 2022 के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को उत्सर्जन या तीव्रता या इमिशन इंटेंसिटी को 37.38% तक कम कर दिया गया है। जून 2026 तक भारत की कुल स्थापित या विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों या नॉन फॉसिल सोर्स की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो चुकी है। यह कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट या मैकेनिज्म CBAM यूरोपीय संघ EU द्वारा आयोजित ये कार्बन गहन वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर है। इसका तीनों आंसर हो जाएगा कि इंडियन एक्सप्रेस भारत ने उत्सर्जन तीव्रता में 37.38% की कमी की है और गैर जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी 54.18% तक पहुंच गई है। CBAM यूरोपीय संघ का एक विवादास्पद तंत्र है जिसे ब्रिक्स देशों ने संरक्षणवादी माना है। अगला मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है GS पेपर 3 पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था। यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM से आप क्या समझते हैं? वैश्विक जलवायु व्यापार या नीतियां भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करती है? ब्रिक्स के संदर्भ में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द 10 संख्या। इसका आंसर आगे देखेंगे कि इसे है अगला है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम और न्याय की करार रुख की चर्चा में क्यों? उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि जो थोक अपशिष्ट उत्पादक या बल्क वेस्ट जनरेटर या BWGS ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनकी बिजली और पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से काट दी जाएगी। अगला पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत में लागू ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत निम्नलिखित में से किसे थोक अपशिष्ट उत्पादक बल्क वेस्ट जनरेटर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, चारों हो जाएगा। या गेटेड कम्युनिटीज और सामूहिक आवासीय समितियां, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और केंद्र और राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यालय भवन। और तीसरा है स्थानीय नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सब्सिडी या फल बाजार। चौथा है बड़े वाणिज्य मॉल और होटल्स। इसमें तीनों आंसर हो जाएगा। इसका है कि एक निश्चित सीमा से अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले सभी वाणिज्य या संस्थागत या आवासीय या परिसर BWG के अंतर्गत आते हैं और स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण न करने पर दंडात्मक कार्रवाई के भागीदार है। मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस है GS पेपर 3 पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या कानून की चर्चा नहीं बल्कि उनकी जमीनी स्तर पर सख्त प्रबंधन इन्फोर्समेंट की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए हालिया या न्याय के हस्तक्षेपों की या प्रभावशीलता को मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द 10 संख्या है। इसका मोरल आंसर पढ़ते हैं कि भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या नीतियों या अभावों की नहीं बल्कि उनके लचर कार्यान्वयन इन्फोर्समेंट की है। देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और विस्तारित उत्पादक या उत्तरदायित्व EPR जैसे व्यापक कानून मौजूद है। इसके बावजूद कि नगर निकायों के पास अपर्याप्त वित्तीय संसाधन या तकनीकी क्षमता की कमी और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ये नियम जमीनी स्तर पर या निष्प्रभावी साबित होते हैं। बाधाओं को दूर करने में न्यायिक हस्तक्षेप की प्रभावशीलता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या NGT या सर्वोच्च न्यायालय ने इस दिशा में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है जिनका मूल्यांकन निम्नलिखित है। यह सकारात्मक प्रभाव जवाबदेही तय करना। NGT ने अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहे राज्य सरकारों और नगर निगमों पर भारी वित्तीय जुर्माना जैसे पर्यावरण मुआवजा लगाया है। समयबद्ध सीमा या डेडलाइन। अदालतों ने लैंडफिल साइटों जैसे दिल्ली और गाजीपुर या भलवा के साफ करने कचरा पृथक्करण के लिए सख्त समय सीमाएं तय की गई। निगरानी समितियां नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। अगला सीमाएं दंडात्मक या कार्रवाई की सीमित क्षमताएं के भारी जुर्माने के बावजूद नगर निकायों की बुनियादी ढांचागत और वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। जमीनी स्तर पर निगरानी का अभाव। अदालतें हर शहर के बोर्ड स्तर पर कचरा पृथक्करण की दैनिक निगरानी नहीं कर सकती। निष्कर्ष न्याय के हस्तक्षेप ने नीतिगत सुस्ती को तोड़ने और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने में उत्प्रेरक का काम किया है कि हालिया दीर्घकालिक समाधान के लिए केवल न्यायिक दबाव काफी नहीं, इसके लिए यह नागरिक भागीदारी बिहेवियर या चेंज नगर निकायों का वित्तीय या सुदृढ़ीकरण या अपशिष्ट से ऊर्जा वेस्ट टू एनर्जी जैसे आधुनिक तकनीकी के विकेंद्रीकृत परिवर्तन की आवश्यकता है। अगला है कि अमेजन या बेड रॉक पर OpenAI के मॉडल से की उपलब्धता GPT 5.6 टेरा या लूना। चर्चा में क्यों? AWS अमेजन वेब सर्विसेज ने भारत में अमेजन या बेड रॉक पर OpenAI के फ्लैगशिप या AI मॉडल GPT 5.6 या टेरा या लूना को इन कंट्री या इन्फ्लुएंसिंग या इन कंट्री इन्फ्लुएंसिंग के साथ उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्य बिंदु इसके तहत AI डेटा या प्रोसेसिंग भारत में ही AWS के क्वाड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगी। इससे भारतीय कंपनियों को संप्रभु डेटा सुरक्षा डेटा सोवरेंटी नियमों का पालन करते हुए सीमावर्ती AI या फ्रंटियर्स AI का उपयोग करने में मदद मिलेगी। UPSC पाठ्यक्रम है GS पेपर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा। भारत की पहली घास के मैदानों के लिए यह गाइड इंडिया फर्स्ट गाइड टू ग्रासलैंड के चर्चा में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ONS और घास के मैदानों के संरक्षण के लिए देश की पहली व्यापक गाइड जारी की गई है। मुख्य बिंदु इसमें महिलाओं या तराई के घास के मैदानों को लेकर थार या बन्नी दक्कन के सवाना और तटीय परिस्थितियों तंत्रों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के शुरुआत चरणों या कॉस्मिक डार्क एज का अध्ययन करना। इसका बी आंसर जो है 2 सही है कि पहला गलत है कि कॉस्मो क्यूब चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा न कि मंगल पर। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है।
भारत के ओपन नेचुरल या इकोसिस्टम ओएनएस के घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका पहला और दूसरा सही। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में देश के घास के मैदानों के संरक्षण के लिए भारत की पहली यह गाइड जारी की गई है। दूसरा सही है कि बन्नी और दक्कन सवाना भारत के प्रमुख ओपन नेचुरल इकोसिस्टम के उदाहरण है। तीसरा गलत है, ये कार्बन पृथक्करण में कोई भूमिका नहीं निभाते। ये भूमिका तीसरा गलत है, क्योंकि घास के मैदान और ओपन नेचुरल इकोसिस्टम कार्बन पृथक्करण या कार्बन सब या सिक्वेस्ट्रेशन और स्थानीय समुदाय के जीवन यापन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है मेन स्किल क्वेश्चन प्रैक्टिस है जीएस पर 3 या साइंस एंड टेक एआई कि भारत में सीमावर्ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फ्रंटियर एआई मॉडल्स के स्थानीय स्तर पर इन कंट्री या इन्फ्लुएंसिंग या अवसंरचना के विकास के क्या लाभ है। डेटा संप्रभुता या डेटा सोवरेनिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा के आलोक में चर्चा कीजिए। 150 शब्द संख्या फ्रेमवर्क या प्रस्तावना AWS ओपन एआई के सहयोग से भारत में स्थानीय डेटा केंद्रों पर एआई कंप्यूटिंग की शुरुआत का उल्लेख करें। और मुख्य भाग है कि डेटा का देश के भीतर रहना और डेटा स्थानीय नियमों का अनुपालन और लेटेंसी में कमी और भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एआई टूल्स का तीव्र पहुंच, संवेदनशील डेटा, वित्तीय और स्वास्थ्य सेवा का लीक होने से बचाव, चुनौतियां, उच्च बिजली और पानी का खपत और डेटा सेंटर के लिए यह डेटा या गोपनीयता फ्रेमवर्क की मजबूती। निष्कर्ष तकनीकी या आत्मनिर्भरता और सुरक्षित एआई परिस्थिति तंत्र के लिए यह एक सकारात्मक कदम है। प्रश्न है कि जीएस पर 3 पर्यावरण भारत में वनों की तुलना में घास के मैदानों और ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ओएनएस को संरक्षण नीतियों में कम प्राथमिकता दी गई है और पारिस्थितिक संतुलन और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में उनकी महत्व को समझाते हुए संरक्षण के उपाय कीजिए। सुझाव 250 शब्द 15 किया है। इसका मॉडल आंसर हो जाएगा कि भारत में पर्यावरण संरक्षण नीतियां और या पारंपरिक रूप से वन केंद्रित या फॉरेस्ट सेंट्रिक रही है। इसके विपरीत घास के मैदानों और ओपन नेचुरल इकोसिस्टम ओएनएस जैसे कि अर्ध शुष्क सवाना या झाड़ीदार भूमि या रेगिस्तान या पारिस्थितिक तंत्र को अक्सर बंजर भूमि या वेस्टलैंड या मानकर उपेक्षित किया गया है। पारिस्थितिक संतुलन और जलवायु समन्वय महत्व या अद्वितीय जैव विविधता, ये तंत्र एशियाई शेर या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चीता, भेड़िया, ब्लैकबर्ड जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। प्रभावी कार्बन सिंक, घास के मैदान या कार्बन को मुख्य रूप से जमीन के नीचे या जड़ों या मिट्टी में संग्रहित करते हैं और वनों की तुलना में या कार्बन या वानिकी के दौरान आसानी से नष्ट नहीं होता है, जिससे यह दीर्घकालिक या कार्बन समन में अधिक स्थिर है। और जल सुरक्षा, यह पारिस्थितिक तंत्र या मानसून के पानी को सोखकर भूजल को या पुनः भरण या रिचार्ज करते हैं और नदियों के प्रवाह को बनाए रखते हैं। आजीविका का आधार, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों पशुपालकों या पेस्टोरलिस्ट के लिए चारा और आजीविका इन्हीं मैदानों पर निर्भर है। संरक्षण नीतियों में कम प्राथमिकता के कारण बंजर भूमि का टैग, सरकारी वर्गीकरण जैसे वेस्टलैंड या एटलस में इन्हीं अनुत्पादक या भूमि माना जाता है। इस वजह से इन्हें आसानी से या औद्योगिक या परियोजनाओं या सौर पवन ऊर्जा पार्कों के लिए आवंटित कर दिया जाता है। गलत वनीकरण, एफोरेस्टेशन, हरित आवरण बढ़ाने के नाम पर घास के मैदानों में विदेशी आक्रामक प्रजातियों जैसे या प्रोसोपिस या जूलीफ्लोरा या यूकेलिप्टस लगा दी जाती है, जिससे स्थानीय परिस्थितियां नष्ट हो जाती है। संरक्षण के उपाय, भूमि वर्गीकरण में सुधार कि बंजर भूमि की परिभाषा को बदला जाए, ओएनएस को परिभाषित रूप से संवेदनशील और मूल्यांकन श्रेणियों के रूप में या पूर्ण वर्गीकरण किया जाए। राष्ट्रीय घास के मैदान नीतियां, वनों की तर्ज पर एक समर्पित राष्ट्रीय घास के मैदान और चरवाहे या नीति बनाई जाए जो इसके कानूनी संरक्षण को सुनिश्चित करें और स्थानीय समुदाय की भागीदारी या खाना बदोश या पशुपालन या समुदाय के या पारंपरिक अधिकारों जैसे सामुदायिक वन संसाधन या अधिकार को मान्यता देकर उन्हें संरक्षण का मुख्य भागीदार बनाया जाए। और आक्रामक या प्रजाति का उन्मूलन, घास के मैदान से आक्रामक पौधों को हटाकर स्थानीय घास प्रजातियों के पुनरुद्धार के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन लागू किया जाए। निष्कर्ष, घास के मैदानों और ओएनएस केवल खाली जमीनें नहीं बल्कि भारत की जलवायु लचीलापन या क्लाइमेट रेसिलियंस के महत्वपूर्ण स्तंभ है। सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी और वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत को अपनी वन केंद्रित मानसिकता से आगे बढ़कर या परिस्थितियों की तंत्र केंद्रित संरक्षण दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। भारत के निर्वाचन आयोग ईसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने के अधिच्छन या निर्देशन नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। इसका दोनों सही हो जाएगा कि दोनों कथन भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों और नियुक्तियों प्रक्रिया के अनुरूप है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए त्रुटिहीन मतदाता सूची पहली शर्त है। इस कथन के आलोक में मतदाता सूची और संशोधन प्रक्रिया में आने वाले चुनौतियों और या प्रौद्योगिकी की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 150 शब्द 10 अंक है। त्रुटिहीन मतदाता सूची चुनावी लोकतंत्र की आधारशिला जो प्रत्येक पात्र या नागरिक के मताधिकार को सुरक्षित और उपायों को बाहर कर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है। अगला है कि मतदाता सूची संशोधन में चुनौतियां कि दोहराव या विसंगतियां या अंतर्राज्य प्रवास के कारण कई मतदाताओं के नाम दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज हो जाते हैं। त्रुटिपूर्ण डेटा या प्रविष्ट नाम, आयु या पते या लिपिक या त्रुटियां या क्लेरिकल एरर के कारण
पात्र लोग मतदान से वंचित हो जाते हैं और अब अपडेशन में या देरी, मृत या स्थानीय रूप से स्थानांतरित हो चुके नागरिकों के नाम हटाने में देरी से फर्जी मतदान का जोखिम बढ़ता है और वंचित वर्ग की कम भागीदारी, बेघर और प्रवासी मजदूर और हाशिए पर मौजूद आबादी का पंजीकरण प्रक्रिया तक नहीं पहुंच पाना और प्रौद्योगिकी की भूमिका या एक मूल्यांकन, सकारात्मक प्रभाव या लाभ। एनवीएसपी या वोटर हेल्पलाइन ऐप या इन डिजिटल पोर्टल्स ने स्व सत्यापन और ऑनलाइन या पंजीकरण को बेहद सुगम और पारदर्शी बनाया है। इरोनेट इस केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर ने देश भर के मतदाता डेटा को एकीकृत कर अंतर्राज्यीय विसंगतियों को कम किया है और डेटा डुप्लीकेशन तकनीकी सॉफ्टवेयर के लिए एक जैसी तस्वीरों और जनसांख्यिकी विवरणों की पहचान कर दोहरे नामों को हटाया जा रहा है। सीमाएं या चुनौतियां, डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीक साक्षरता की कमी से लोग ऐप्स का लाभ नहीं उठा पाते हैं और डेटा सुरक्षा या गोपनीयता, मतदाता डेटा के दुरुपयोग या साइबर हैकिंग या निजता के उल्लंघन का लगातार खतरा बना रहता है। निष्कर्ष, यह प्रौद्योगिकी ने मतदाता सूची को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसे पूरी तरह या त्रुटिहीन बनाने के लिए जमीनी स्तर पर बीएलओ के मानवीय सत्यापन और तकनीकी सुधारों के बीच एक संतुलित समन्वय का आवश्यकता है। पीटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान NITSER अधिनियम 2007 के तहत स्थापित संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। IISER की स्थापना इस अधिनियम के माध्यम से के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या इंस्टीट्यूशनल ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में की गई है। इन संस्थानों के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के लिए केवल सरकारी अधिकारी ही शामिल होते हैं। इसका दूसरा सही है कि क्योंकि बोर्ड में वैज्ञानिक नेतृत्व और सरकारी नामित सदस्यों का मिश्रण होता है ताकि संतुलन बना रहे। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उच्च शिक्षण और अनुसंधान स्थानों में अत्यधिक केंद्रीय नियंत्रण नवाचार और वैज्ञानिक स्वतंत्रता को बाधित करता है और भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में स्वायत्ता बनाम जवाबदेही के इस दो एंड पर चर्चा कीजिए। 250 से 15 की है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और उच्च शिक्षण संस्थान जैसे IIT या IISc, CSIR के देश में तकनीकी और आर्थिक विकास के मुख्य स्तंभ है। वर्तमान में इन संस्थानों में प्रशासनिक स्वायत्ता या ऑटोनॉमी, सरकारी जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। केंद्रीय नियंत्रण से नवाचार एवं वैज्ञानिक स्वतंत्रता में बाधाएं या लाल फीताशाही, शोध प्रस्तावों या उपकरणों की खरीद और फंड जारी होने में प्रशासनिक देरी होती है। जोखिम लेने से बचना या कड़े ऑडिट नियमों के कारण वैज्ञानिक ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स या शोध करने से कतराते हैं जिनके असफल होने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर या कमजोरी या प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण अंतर्राष्ट्रीय या प्रतिभाओं या प्रोफेसर या रिसर्चर को आकर्षित करना और उनकी नियुक्ति करना कठिन होता है। शोध प्राथमिकता का राजनीतिकरण, दीर्घकालिक या बुनियादी विज्ञान या बेसिक साइंस के बजाय केवल तत्कालिक परिणाम देने वाले सरकारी एजेंटों पर ध्यान केंद्रित होने का खतरा रहता है। स्वायत्ता बनाम जवाबदेही का द्वंद्व, स्वायत्ता का पक्ष या आर्ग्यूमेंट फॉर ऑटोनॉमी, वैज्ञानिक स्वतंत्रता अनुसंधान में किसी भी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होने चाहिए और लचीलापन, वैश्विक सहयोग या त्वरित निर्णय लेने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता आवश्यक है। जवाबदेही का पक्ष, आर्ग्यूमेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी, सार्वजनिक धन का उपयोग या चूंकि ये संस्थागत या करदाताओं के पैसे या पब्लिक फंडिंग से चलते हैं, इसलिए वित्तीय पारदर्शिता अनिवार्य है। राष्ट्रीय लक्ष्य या अनुसंधान की दिशा देश की सामाजिक आर्थिक समस्या जैसे कि स्वास्थ्य, कृषि और गरीबी उन्मूलन के समाधान के अनुकूल होनी चाहिए। आगे की राह कि परिणाम आधारित जवाबदेही, आउटकम बेस्ड अकाउंटेबिलिटी नियंत्रण प्रक्रिया या प्रोसेस पर न होकर अनुसंधान के अंतिम या परिणाम पेमेंट या प्रदर्शन कार्यों पर होना चाहिए। ब्लॉक ग्रांट्स, संस्थानों के दीर्घकालिक या फंड दिए जाए जिसे सूक्ष्म प्रबंधन या माइक्रो मैनेजमेंट के बजाय एक मुफ्त या वित्तीय स्वतंत्रता हो। राष्ट्रीय अनुसंधान या फाउंडेशन या NRF को नौकरशाही से मुक्त रखकर सार्वजनिक निजी भागीदारी PP और पारदर्शी फंडिंग को बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्ष, वैज्ञानिक प्रगति के लिए नियंत्रण की नहीं बल्कि सुविधा की आवश्यकता होती है। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए ये संस्थानों को प्रशासनिक स्वतंत्रता देनी होगी, जबकि राष्ट्रीय या प्राथमिकता के प्रति उन्हें नैतिक रूप से जवाबदेह बनाना होगा। पारंपरिक परीक्षा के लिए पीटी के लिए प्रश्न है, भारत में केंद्रीय उपभोक्ता या संरक्षण प्राधिकरण या CCPA के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ हैं। इसमें पहला है कि जब भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना और उन पर जुर्माना लगाना और उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन की स्वतः संज्ञान और CO मोटो लेकर जांच करना। इसका दोनों हो जाएगा। CCPA को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ये दोनों शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 82 के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यह प्रावधान पहली शादी के वैध रहते हुए दूसरी शादी करने या विवाह को एक दंडनीय अपराध बनाता है। यह वर्तमान में बिना किसी या धार्मिक अपवाद के भीतर के भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसमें पहला सही दूसरा गलत है, क्योंकि मुस्लिम और या पर्सनल लॉ के तहत छूट होने के कारण यह प्रावधान मुस्लिम पुरुषों पर लागू नहीं होता है, जिसे लेकर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा चल रही है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GS पेपर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था एवं न्यायपालिका।
या पर्सनल लॉ और धार्मिक या प्रथाओं को संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल या मोरलिटी तथा लैंगिक समानता की या कसौटी पर या खरा उतारना चाहिए। हाल ही में बहुविवाह या पॉलीगैमी की संवैधानिक वैधता को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से मांगे गए जवाब के आलोक में इस कथन का समालोचना विश्लेषण 250-15 किया। हालिया संदर्भ या सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लिखते हुए बहुविवाह या पर्सनल लॉ के बीच के अंतर विरोध को संक्षेप में स्पष्ट करें। मुख्य भाग या पक्ष में तर्क या अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध का हवाला दे और पर्सनल लॉ के संहिता कारण या कोडिफिकेशन की आवश्यकता और महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा का उल्लेख करें और सरला या मुगल या सायरा बानो मामलों का उदाहरण दे। मुख्य भाग या चुनौतियां या सकारात्मक पक्ष अनुच्छेद 25 या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण की संवेदनशीलता पर चर्चा करें। निष्कर्ष एक प्रगतिशील समाज के लिए या धार्मिक स्वतंत्रता या लैंगिक न्याय के बीच एक संतुलन बनाते हुए या कानून से सुधार की आवश्यकता पर बल दे। अगला है कि राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों विचार कीजिए। राजकोषीय घाटा अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा लिए जाने वाले या कुल ऋण या डेब्ट की वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सरकार को हस्तांतरित लाभांश को सरकार की ऋण या भिन्न पूंजीगत या प्राप्तियों नॉन डेब्ट कैपिटल या रिसिप्ट में गिना जाना चाहिए। इसका पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही कि दूसरा गलत है कि क्योंकि आरबीआई द्वारा दिया जाने वाला लाभांश सरकार की राज्य प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, न कि पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत। दूसरा है टैरिफ रेट कोटा या टैरिफ रेट कोटा टीआरक्यू व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप है। इसका बी हो जाएगा। इसके तहत एक निश्चित मात्रा या कोटा तक आयात पर कम या शून्य सीमा शुल्क लगाया जाता है, लेकिन सीमा पार होने पर उच्च शुल्क लगाता है। कि टीआरक्यू के तहत सरकार एक निश्चित सीमा जैसे चीनी के लिए 10 लाख टन तक शुल्क मुक्त या कम शुल्क पर आयात की अनुमति देती है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि वर्तमान में वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और राजस्व पक्ष की अनिश्चितता भारत के राजनीतिक गणित या फिजिकल मैथ का इम्तिहान ले रही है। द हिंदू 21 अगस्त 2026 के विशेष संदर्भ में भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण के समक्ष जोखिम और उपलब्ध या बफर्स या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250-15 की है। हालिया आंकड़ों का हवाला देते हुए बताएं कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा बजट लक्ष्य के 18.2% पर है। नए जीडीपी सीरीज के अनुसार घाटे को 4.6% बने रहने का अनुमान है। राजकोषीय दृष्टिकोण के समक्ष यह प्रमुख जोखिम भू राजनीतिक तनाव या पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता, जिसे उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी पर बजट से अतिरिक्त 50,000 करोड़ का खर्च संभावित है। राजस्व में कमी शुरुआती तिमाहियों में जीएसटी दरों के युक्तिकरण के कारण जीएसटी संग्रह में अनुमान से कम वृद्धि और राजस्व को टैक्स हस्तांतरण में संकुचन, मुद्रास्फीति का दबाव, तो चीनी जैसी या खुदरा वस्तुओं की कमी के कारण खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने के लिए शुल्क मुक्त या आयात जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं, और जिससे व्यापार या संतुलन प्रभावित होता है। और उपलब्ध राजकोषीय बफर्स गैर कर राजस्व आरबीआई द्वारा दिया गया रिकॉर्ड लाभांश सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय कुशल या क्वेश्चन है। पूंजीगत व्यय या कैप एक्स या पहली तिमाही पूंजीगत व्यय में 23.7% की मजदूरी वृद्धि दर्ज की गई है, जो दीर्घकालिक या विकास को गति देगी। विदेशी मुद्रा प्रवाह या 80 बिलियन डॉलर से अधिक के अनुमानित विदेशी पूंजी प्रवाह से व्यापक आर्थिक स्थिरता बनी हुई है। निष्कर्ष हालांकि बाह्य झटके के राजकोषीय घाटे को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मजबूत घरेलू बुनियादी बातें या सुदृढ़ गैर कर राजस्व भारत को राजकोषीय सुदृढ़ीकरण या फिजिकल कंसोलिडेशन के पथ पर बनाए रखेंगे। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। वन शक्ति निर्णय या वनास की वर्डिक्ट जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला का आंसर बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का वन शक्ति निर्णय EIA अधिसूचना 2006 के तहत उद्योगों के लिए प्रयार या पर्यावरण मंजूरी को सख्ती से लागू करने और पिछली तारीख से मिलने वाली अनधिकृत या मंजूरियों को रोकने से संबंधित है। पर्यावरण प्रभाव या आकलन या EIA के तहत या पूर्व पर्यावरण मंजूरी या प्रयार इसी की अनिवार्यता। दूसरा है कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका पहला है कि यह बाघ अभ्यारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। महान नदी इस बाघ अभ्यारण्य के बीच से होकर बहती है और यहाँ एक गहरी घाटा या जॉर्ज का निर्माण करती है। इसका आंसर सी दोनों हो जाएगा कि सतकोसिया या उड़ीसा में या महानदी द्वारा बनाई गई यह भव्य घाटी या सतकोसिया जॉर्ज के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है कि अंडमान और निकोबार की ग्रेट निकोबार द्वीप या ग्रेट निकोबार आइसलैंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सी हो जाएगा। यहाँ मुख्य रूप से यह जावा जनजातियाँ या पाई जाती हैं जो पूरी तरह इस द्वीप के समुद्र तटों पर निर्भर है, क्योंकि ग्रेट निकोबार में मुख्य रूप से निकोबारी या सोम्पेन जनजातियों रहती है, जबकि जावा या मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य अंडमान द्वीपों में पाई जाती है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS 3 पर्यावरण और शासन की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वन शक्ति मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में भारत में पर्यावरणीय मंजूरी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रक्रिया में घटनोत्तर या मंजूरी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण कीजिए और आर्थिक विकास की आवश्यकता के साथ पर्यावरणीय नियमों को कैसे संतुलित किया जा सकता है। 250-15 की है।
उत्तर है कि वन शक्तियाँ निर्णय का संदर्भ देते हुए की शुरुआत करें, और जिसमें कोर्ट ने कहा है कि बिना पूर्व या मंजूरी के उद्योगों को शुरू करना पर्यावरण कानून का उल्लंघन है। मुख्य भाग या घटनोत्तर मंजूरी या पोस्ट फैक्टो इसी के नुकसान बताएं, जैसे सतत विकास के सिद्धांतों का उल्लंघन, औद्योगिक द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर तो बाद में जुर्माना देकर या बच जाना, और प्रदूषक भुगतान सिद्धांतों का दुरुपयोग। मुख्य भाग आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन के उपयोग उपाय, जैसे पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाना, और एकल खिड़की या प्रणाली सिंगल विंडो क्लियरेंस को मजबूत करना, और वैज्ञानिक मूल्यांकन को बढ़ावा देना। निष्कर्ष, टिकाऊ या समावेशी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए सख्त कानून प्रवर्तन और व्यवहारिक प्रशासनिक नीतियों के एकीकरण पर बल दें। अगला है ग्रेट निकोबार या द्वीप में 72,000 करोड़ की महान निकोबार विकास परियोजना अंतर्राष्ट्रीय या कंटेनर या ट्रांसशिपमेंट या टर्मिनल, हवाई अड्डा या पावर प्लांट या आर्थिक विकास या पारंपरिक संरक्षण के बीच एक गंभीर द्वंद्व प्रस्तुत करती है। आर्थिक या रणनीतिक अवस्थिति, यह परियोजना मक्का या जल मरुमध्य के निकट हिंद महासागर क्षेत्र IOR के भारत की सैन्य और वाणिज्य उपस्थितियों को मजबूत करती है। आर्थिक विकास या ट्रांसशिपमेंट या टर्मिनल बनने में से भारत वैश्विक व्यापार मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में बढ़ेगा, और पारिस्थितिक और जनजातीय चिंताएं या समीक्षाएं। जैव विविधता को खतरा, इस परियोजना से लगभग 130 वर्ग किलोमीटर का प्राचीन वर्षा वन या प्रभावित होगा, जिससे निकोबार या मेगा या पोड या और चमड़े के कछुए या लेदर बैक टर्टल जैसे लुप्त जीवों के आवास नष्ट होने का खतरा है। और जनजातीय अधिकारों का हनन, यह क्षेत्र सोमपेन या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या PBTG और निकोबारी जनजातियों का पैतृक घर है, और परियोजना उनके या पारंपरिक शिकार क्षेत्रों को प्रभावित करेगी, जिससे वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 और उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान संकट में है। पारिस्थितिक विस्थापन, मुख्य भूमि जैसे हरियाणा और में या प्रतिपूरक वनीकरण या कंपलसेंट्री या एफोरेस्टेशन करने का प्रस्ताव द्वीप के विशिष्ट या द्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान का भरपाई नहीं कर सकता। निष्कर्ष, सतत विकास के लिए यह आवश्यक है कि इस परियोजना को जनजातीय समुदाय की स्वतंत्र और पूर्व सूचित समिति FPIC के साथ आगे बढ़ाया जाए, और पर्यावरण और विकास में संतुलन बना के रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। अगला है PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अंतरिक्ष अभियानों में उपयोग होने वाले या थर्मल प्रोटेक्शन या सिस्टम या TPS के संदर्भ में निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। इसका पहला और दूसरा सही है। अंतरिक्ष यान की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री पुनः प्रवेश के दौरान उत्पन्न अत्यधिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए या एब्लाटिव हीट शील्ड का उपयोग किया जाता है। एब्लाटिव सामग्री या रासायनिक या परिवर्तनों या द्रव्यमान हानि या मास लॉस या माध्यम से अंतरिक्ष यान से गर्मी को दूर ले जाती है, और गगनयान मिशन या क्रू मॉडल या पूरी तरह से बिना किसी थर्मल सुरक्षा के पृथ्वी पर उतरने में सक्षम है। इसमें तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, क्योंकि गगनयान के क्रू मॉडल को सुरक्षित वापस लाने के लिए एक बेहद मजबूत थर्मल प्रोटेक्शन या सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसके बिना अंतरिक्ष यानी जल सकते हैं। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही या कोडिंग एजेंट और जनरेटिव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसका बी हो जाएगा। यह सॉफ्टवेयर या विकास में या मैन्युअल या कोडिंग की आवश्यकता को कम करके सूचना प्रौद्योगिकी या IT या क्षेत्र के रोजगार या पिरामिड को बदल रहा है। तो कोडिंग एजेंट्स के आने से बुनियादी कोडिंग के लिए नए इंजीनियरों या अर्ली लेवल इंजीनियरिंग की मांग कम हो रही है, जिससे IT कंपनियों का पारंपरिक या हायरिंग मॉडल बदल रहा है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। GS पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा रोजगार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और कोडिंग एजेंट्स न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि भारत के सेवा क्षेत्र या विशेष रूप से IT या उद्योग पारंपरिक रोजगार ढांचे के लिए एक व्यवधान या डिसरप्शन भी पैदा कर रहे हैं। विश्लेषण की 250 शब्द। मॉडल आंसर हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन। वर्तमान परिदृश्य का उल्लेख करें जहां या जनरेटिव या AI और कोडिंग टूल्स सॉफ्टवेयर विकास को स्वचालित कर रहे हैं, और मुख्य भाग सकारात्मक प्रभाव उत्पादकता में वृद्धि या कम समय में सॉफ्टवेयर या विकास, वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, चुनौतियां, व्यवधान, सेवा क्षेत्र में पिरामिड मॉडल का अंत या एंट्री लेवल कोडिंग या नौकरियों में कटौती, बड़े पैमाने पर कौशल या पुनर्रचनाएं या रेस्किलिंग की आवश्यकता है। आगे की राह, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में बदलाव या उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने वाले कौशल जैसे AI या आर्किटेक्चर, साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। जस पर अंतरिक्ष या प्रौद्योगिकियों या अंतरिक्ष अभियानों में री एंट्री तकनीकी का सफल परीक्षण भारत के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों के सुरक्षा और भविष्य के अंतर्ग्रहणीय अभियानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। गगनयान के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। 150 शब्द है। उत्तर है कि इसरो के गगनयान मिशन या पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित वापसी के महत्व को रेखांकित करते हैं। री एंट्री के दौरान आने वाली या वायु गतिकियों या एरोडायनामिक या तापीय चुनौतियों, 1600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और थर्मल प्रोटेक्शन या सिस्टम TPS या एब्लेटिव या मटेरियल्स की भूमिका, भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक आंतरिक बाजार में इसकी बढ़ती साख। यह तकनीकी भारत को उन चुनिंदा और देशों की कतार में खड़ा करेगी जो इंसानों के अंतरिक्ष में भेजकर सुरक्षित वापस ला सकता है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस की समान अध्ययन GS 3 अर्थव्यवस्था कृषि। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान या PM आशा भारत में न्यूनतम या समर्थन मूल्य MSP प्रणाली को सुदृढ़ करने और किसानों की आय सुरक्षा सुनिश्चित करने में कहाँ
कहाँ तक यह सफल रहा है और इसकी तकनीकी सीमाओं और डिजिटल सुधारों के आलोक में समीक्षा कीजिए। 250 15 की है। पीएम आशा या योजना का संक्षिप्त परिचय दें और बजट 2026 से 27 के 7,200 करोड़ की हालिया आवंटन का उल्लेख करें। मुख्य कारण है कि इसके घटकों जैसे पीएसएस, पीडीपीएस का उल्लेख करें जो दलहन और तिलहन की सुरक्षा करते हैं। कृषि बाजारों में डिजिटल सुधारों, ई नेम या ई समृद्धि आधार पर या प्राणीकरण के महत्व को रेखांकित करें और सीमाओं को पर चर्चा करें, जैसे समिति या क्षेत्रीय पहुंच या खरीद में देरी, भंडारण में कमी और आगे की राह बताते हुए संतुलन और सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करें। पारंपरिक या प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। यह योजना मुख्य रूप से खाद्यान्न या चावल या गेहूं की सरकारी खरीद या प्रणाली को विनियति करने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत या फसलों की खरीद के लिए NAFED और NCCF को केंद्रीय नोडल एजेंसियां बनाए गए हैं और बजट 2026-27 में इस योजना के लिए आवंटन को बढ़ाकर 7,200 करोड़ किया गया है। इसका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है कि पीएम आशा या मुख्य रूप से दलहन या पल्सी तिलहन या ओल सीड और कोपरा की खरीद और मूल सुरक्षा से संबंधित है, न कि पारंपरिक खाद्यान्न गेहूं धान से। दूसरा और तीसरा पूरी तरह सही है। 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जो अगस्त 2026 में आयोजित हुए के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका बी हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा की जा रही है। इसकी अध्यक्षता भारत के केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा की जा रही है और भारत की अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के 21 अगस्त 2026 को इस बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया कर रहे हैं और इसका मुख्य फोकस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ITC, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, DPI और साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाना। अगला है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संदर्भ में हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भारत के लिए सबसे बड़ा FDI स्रोत देश कौन सा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंगापुर। PIEB की आधारित आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में $19.8 बिलियन के अंतर्वाह के साथ सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत देश बना हुआ है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।